Hello everyone, welcome to our YouTube channel GST Shastra. Myself CA Yogesh Ingre, practicing chartered accountant in the area of indirect taxation. Our today's topic of discussion is walk through assessment, show cause notices and penalties provisions. But before starting a session, I would like to express my humble gratitude to Jalgaon branch of ICAI and our dynamic leader and chairperson, C.A. Sagar Patni sir, who encouraged me to start my inning on this new platform on YouTube and initiating this happy learning video initiative. हम सब जानते हैं कि सारा देश लॉकडाउन में है, तो ऐसी स्थिति में ये हैप्पी लर्निंग वीडियो इनिशिएटिव ये काफी हेल्पफुल रहेगा हम सभी मेंबर्स के लिए. तो मैं सेशन शुरू होने से पहले इसी लॉकडाउन की स्थिति पर एक शेयर अर्ज करना चाहूंगा. जहां जहां भी मुझे सेमिनार एड्रेस करने का सौभाग्य मिला, तो वहां जिन लोगों ने मुझे सुना है वो सब जानते हैं कि मैं शुरुआत एक शेयर से ही करता हूं. तो इसी स्थिति पर एक शेयर है, तो अर्ज किया है. सूरज की किरणें कभी धरती पर गिरने से रुकती नहीं, पानी की बूंद कभी पत्तों पर टिकती नहीं. सूरज की किरणें कभी धरती पर गिरने से रुकती नहीं, पानी की बूंद कभी पत्तों पर टिकती नहीं. हाँ, माना कि लॉकडाउन में है सारा देश, पर कोरोना जैसी कोई भी शक्ति हमें स्टडी करने से रोक नहीं सकती. तो आपने इस शेयर को दाद दी होगी, ऐसा मैं खुद मान लेता हूं. और शुरू करता हूं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम. वी विल स्टार्ट आवर टुडे सेशन. जस्ट अ मिनट. So let's start. I would like to start with the DIN requirement. DIN stands for Document Identification Number. तो DIN requirement स्पेसिफाई की गई है दो सर्कुलर्स में जो आपकी स्क्रीन पर है. ये दो सर्कुलर में डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर की रिक्वायरमेंट क्या रहेगा ये स्पेसिफाई किया गया है. With effect from 24 December 2019, this DIN is to be quoted in respect of all the department communication including emails. तो जो भी कम्युनिकेशन होने वाला है डिपार्टमेंट से आपको, उसमें ये DIN का रिक्वायरमेंट बहुत जरूरी है. DIN कैन बी वेरीफाइड ऑन CBIC वेबसाइट. आप CBIC के वेबसाइट पे अगर जाते हैं तो वहां पे DIN नंबर का एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट दिया गया है, वो आपको इसी सर्कुलर में मिलेगा. तो DIN का एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट है. आप CBIC के साइट पे जाके आपको जो भी कम्युनिकेशन आया होगा उसके ऊपर जो DIN कोट किया गया होगा वो आप वेरीफाई कर सकते हैं CBIC के साइट के ऊपर से. अब जैसा कि जानते हैं हम, कोई भी एक्ट हो, कोई भी कानून हो, कोई भी कायदा हो, उसे एक्सेप्शन तो रहते ही है. तो DIN रिक्वायरमेंट के लिए भी कुछ एक्सेप्शन है दो केसेस में जो इस सर्कुलर में दिए गए हैं. फर्स्ट, जो कि हम सब जानते हैं, जो कि हम सब फेस करते हैं, टेक्निकल ग्लिचेस. तो अगर DIN जनरेट करने में टेक्निकल डिफिकल्टी होगी तो एक्सेप्शन दिया गया है. तो इस केस में आपको विदाउट DIN कम्युनिकेशन हो सकता है. दूसरा जो एक्सेप्शन है, when communication to be issued at short notice or in urgent situation and the authorized officer is outside the office. तो जब शॉर्ट नोटिस पे कुछ कम्युनिकेशन इशू करना हो, कुछ अर्जेंसी हो, जैसे सर्च इंस्पेक्शन केसेस में हो सकती है अर्जेंसी, और ऑफिसर आउटसाइड दी ऑफिस यदि हो, तो इस केस में आपको विदाउट DIN कम्युनिकेशन हो सकता है. लेकिन ये दो एक्सेप्शन में भी यदि आपको कोई कम्युनिकेशन होता है विदाउट DIN, फिर भी ऐसा कम्युनिकेशन अगले 15 दिनों में डिपार्टमेंट ऑफिसर्स को रेगुलराइज करने पड़ते हैं. तो ये बात हमने ध्यान में रखनी चाहिए. और सबसे इंपॉर्टेंट बात, all the communications without DIN
except above the exceptions shall be treated as invalid. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. यदि आपको विदाउट डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर कोई भी कम्युनिकेशन होता है इंक्लूडिंग ईमेल्स, तो वो इनवैलिड ट्रीट किया जाएगा. तो आज के दौर में कोई भी आपको नोटिस आती है, कोई भी आपको ईमेल आता है डिपार्टमेंट के द्वारा, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज है कि हमें उसके ऊपर DIN नंबर कोट किया गया है या नहीं, ये चेक करना जरूरी है. आगे बढ़ते हैं. सेक्शन 59 सेल्फ असेसमेंट ऑफ टैक्सेस. किसी भी एक्ट का एक प्रीमाइस होता है सेल्फ असेसमेंट ऑफ टैक्स. तो क्या कहा गया है सेक्शन 59 में? एवरी रजिस्टर्ड पर्सन shall self assess the taxes payable and furnish a return under section 39. So return under section 39 is GSTR 3B. फिलहाल में GSTR 3B इस ये जो चल रहा है वाद, उस पे मैं जाना नहीं चाहूंगा. फिलहाल के लिए GSTR 3B is returns prescribed under section 39. So हर एक रजिस्टर्ड पर्सन ने सेल्फ एसेस करना है कि मुझे कितना टैक्स पेएबल है और रिटर्न फर्निश करना है अंडर सेक्शन 39. और इन केस ऑफ डेविएशन, यदि जो टैक्स मैंने एसेस किया है और डिपार्टमेंट को यदि लगता है कि मैंने कोई टैक्स शॉर्ट पे किया है या कोई टैक्स पे नहीं किया है या किसी भी प्रकार का अगर डेविएशन हो, तो फिर फर्दर असेसमेंट टैक्स ऑफिसर कर सकते हैं, जो कि हमारा लिंक है हमारे टॉपिक को. तो बहुत सारे सेक्शन दिए हैं जिसमें ये असेसमेंट हो सकता है. आगे बढ़ते हैं. सेक्शन 61 स्क्रूटिनी ऑफ रिटर्न्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है. सो हम जो कि ये मैंने टॉपिक आज का लिया है, तो हम ये दो एक सरल तरीके से आसानी से इसको समझेंगे. मैं जस्ट वॉक थ्रू करूंगा, जो भी हमारे प्रोविजंस है उसको हम इंटरप्रेट करेंगे और उसका स्कोप क्या है सेक्शन का, प्रोविजन का, वो हम समझने की कोशिश करेंगे. सो स्टार्ट विथ सेक्शन 61 सबसेक्शन 1. द प्रॉपर ऑफिसर may scrutinize the return and related particulars furnished by the registered person to verify the correctness of the return and inform him of the discrepancies notice in such manner as may be prescribed. इस सेक्शन का एनालिसिस करते हैं. तो क्या कहा गया है? प्रॉपर ऑफिसर टू स्क्रूटिनाइज रिटर्न एंड रिलेटेड पर्टिकुलर्स फर्निश्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन. तो जो भी पर्टिकुलर्स या फिर रिटर्न फर्निश किया जाएगा रजिस्टर्ड पर्सन द्वारा, उसको प्रॉपर ऑफिसर स्क्रूटिनाइज कर पाएगा. एंड इन केस ऑफ डिस्क्रिपेंसीज ही शॉल इन्फॉर्म इन द मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड इन द रूल्स. सो हम यदि आपने देखा होगा, नोटिसेस इन रिलेशन टू डिस्क्रिपेंसीज बिटवीन GSTR 3B ई-वे बिल और 3B में जो भी डिस्क्रिपेंसीज होगी, या फिर GSTR 3B और GSTR 2A, इसमें जो भी डिफरेंस रहेगा, तो इसके जो भी नोटिसेस आपको मिली होंगी वो इस सेक्शन के अंडर आपको इशू की गई होगी. लेकिन जैसे कि हमने देखा, क्या कहा गया सेक्शन में? प्रॉपर ऑफिसर विल स्क्रूटिनाइज द रिटर्न एंड रिलेटेड पर्टिकुलर्स फर्निश्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन. तो मेरे मन में एक सवाल है, वेदर GSTR 3B वर्सेस GSTR 2A नोटिसेस आर वैलिड. मेरा कहने का तात्पर्य है, GSTR 2A क्या ये रजिस्टर्ड पर्सन फर्निश करता है? हम सबको पता है GSTR 2A कैसे रिफ्लेक्ट होता है. GSTR 1 हमारा सप्लायर फाइल करता है और उसका कम्युनिकेशन हमें GSTR 2A में होता है. तो मेरा सवाल है कि डिपार्टमेंट से जो नोटिसेस हमें मिल रहे हैं GSTR 3B और GSTR 2A ITC का स्पेसिफिकली डिफरेंस के बारे में,
तो क्या ये वैलिड है? तो मेरा ऐसा मानना है कि ये जरूर ये नोटिसेस कोर्ट में चैलेंज हो सकती है, सिंपली बिकॉज जीएसटी टू वे रजिस्टर्ड पर्सन फर्निश ही नहीं करता है। तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी होगी। कैन नोटिसेस बी इश्यूड फॉर क्वेरी विच डज नॉट अमाउंट टू डिस्क्रिपेंसी? मतलब डिपार्टमेंट को यदि कुछ क्वेरी है कि आपने टैक्स यदि शॉर्ट पे किया है या टैक्स पे नहीं किया है, लेकिन ऐसी क्वेरी जो डिस्क्रिपेंसी नहीं बनती हो, तो क्या ऐसी नोटिसेस इशू करना वैलिड है? इसके लिए मैं एक एग्जांपल दूंगा। सबसे पहले तो डिस्क्रिपेंसी मतलब इसका डिक्शनरी में यदि हम मीनिंग देखें तो डिस्क्रिपेंसी मीन्स अ डेविएशन और अ वेरिएशन बिटवीन टू थिंग्स। अब मैं एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए मेरा एक यूनिट जलगांव में है और एक यूनिट मेरा पुणे में है। मेरा मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन होता है जलगांव टू पुणे, पुणे टू जलगांव, लेकिन जीएसटीआर 3B में मैंने किसी भी प्रकार का रिवर्स चार्ज पे नहीं किया है। तो डिपार्टमेंट को ये क्वेरी है कि मैंने जीएसटीआर 3B में किसी भी प्रकार का रिवर्स चार्ज पे नहीं किया है, और ट्रांसपोर्टेशन यदि होता है तो एटलीस्ट जीटीए का रिवर्स चार्ज मुझे पे करना चाहिए, ऐसा डिपार्टमेंट को क्वेरी है। और डिपार्टमेंट नोटिस इश्यू करता है अंडर सेक्शन 61। तो क्या ये वैलिड है? तो मेरा ऐसा मानना है कि इस क्वेरी के लिए डिपार्टमेंट अंडर सेक्शन 61 नोटिस इश्यू नहीं कर सकता है, क्योंकि ये कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं है, कोई किसी दो चीजों में ये डिस्क्रिपेंसी नहीं है। यदि डिपार्टमेंट के पास रीजंस टू बिलीव है और यदि उस रीजंस के हिसाब से डिपार्टमेंट यदि कॉम्प्यूट करना चाहिए, डिटरमाइन करना चाहिए टैक्स लायबिलिटी, तो वो मुझे नोटिस इश्यू कर सकता है अंडर सेक्शन 73 और सेक्शन 74। लेकिन वो सेक्शन 61 के अंडर मुझे इस प्रकार की क्वेरी के लिए नोटिस इश्यू नहीं कर सकता है। तो हमें ध्यान में रखना चाहिए, यदि डिस्क्रिपेंसी के अलावा कुछ चीज हमें पूछी जाएगी अगर अंडर सेक्शन 61, तो हमारा जवाब भी अकॉर्डिंगली हमें देना चाहिए। नोटिस सीकिंग एक्सप्लेनेशन टू सच डिस्क्रिपेंसी shall be issued in form GST ASMT 10। GST ASMT 10 में हमें नोटिस आती है जिसका रिप्लाई हमें देना पड़ता है GST ASMT 11 में। As per section 61 subsection 2, if such explanation is found to be acceptable, then officer to inform the registered person in form GST ASMT 12। यदि वो सेटिस्फाइड है तो GST ASMT 12 दे देगा। अब सेक्शन 61 सबसेक्शन 3 में कहा गया है, इफ नो सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन इज फर्निश्ड within the time limits prescribed or after accepting the discrepancies, registered person failed to take the corrective measures। दो केसेस, अगर कोई सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन ही फर्निश नहीं किया गया विद इन प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट, और या फिर मैंने डिस्क्रिपेंसीज एक्सेप्ट कर ली है बट मैं कोई करेक्टिव मेजर्स लेने के लिए असमर्थ हूं या फिर मैंने कोई करेक्टिव मेजर्स लिया नहीं है, तो फिर फर्दर एक्शन इनिशिएट किया जाएगा आने वाले सेक्शंस के अंडर। तो क्या है वो हम देखते हैं। सो डिपार्टमेंट में इनिशिएट एक्शन अंडर सेक्शन 65 विच इज ऑडिट बाय अथॉरिटीज, सेक्शन 66 स्पेशल ऑडिट, सेक्शन 67 इंस्पेक्शन, सर्च, सीजर एंड अरेस्ट, और डिपार्टमेंट में प्रोसीड टू डिटरमाइन द टैक्स एंड अदर ड्यूज अंडर सेक्शन 73 और सेक्शन 74, जो कि हमारा सेक्शन है शो कॉज नोटिसेस का। सो यदि मैंने सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया या फिर डिस्क्रिपेंसीज एक्सेप्ट करने के बाद यदि मैंने कोई करेक्टिव एक्शंस नहीं लिए, तो सेक्शन 65, सेक्शन 66, 67, 73 या 74 में फर्दर एक्शन इनिशिएट किया जाएगा। कहने का तात्पर्य
यदि इस सेक्शंस के अलावा कोई एक्शन इनिशिएट की जाएगी। जनरली देखा गया है कि डिपार्टमेंट के द्वारा सेक्शन 79 इन्वोक किया जा रहा है। सेक्शन 79 क्या है वो हम थोड़ी देर में देखेंगे। लेकिन यदि ऐसा इन सेक्शंस के अलावा कोई एक्शन इनिशिएट किया जाता है, सो दैट विल बी द बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द सेक्शन 61। सो ये बात हमें ध्यान में रखना जरूरी है। नाउ सेक्शन 62 असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर्स ऑफ रिटर्न, ये भी काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो प्रोविजन हम देखते हैं। सेक्शन 62 सबसेक्शन 1, notwithstanding anything to the contrary contained in section 73 section 74। so non obstant clause से ये सेक्शन शुरुआत हो रहा है। where a registered person fails to furnish return under section 39 or section 45। section 39 means GSTR 3B and section 45 final return, even after serving a notice under section 46। what is section 46? It is about the notices to return defaulters in form GSTR 3A। so notwithstanding anything contrary contained in section 73-74, if registered person fails to furnish return under section 39 or section 45, even after serving a notice under section 46, proper officer may proceed to assess the liability to the best of his judgment, taking into account all the material available with him। so यहाँ पे बेस्ट जजमेंट असेसमेंट का प्रोविजन दिया गया है। इसके लिए टाइम लिमिट क्या दिया गया है? सो टू इश्यू एन ऑर्डर, टाइम लिमिट दिया गया है विद इन अ पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 44 फॉर फर्निशिंग एनुअल रिटर्न फॉर द फाइनेंशियल ईयर टू विच सच टैक्स नॉट पेड रिलेट्स। सो जिस भी ईयर का टैक्स पे नहीं किया गया है या फिर रिटर्न फाइल नहीं किया गया है, उस साल के एनुअल रिटर्न के डेट से 5 साल तक ये असेसमेंट हो सकता है। इस सेक्शन का एनालिसिस हम करेंगे। बिफोर इनिशिएटिंग एक्शन अंडर सेक्शन 62 सबसेक्शन 1, नोटिस अंडर सेक्शन 46 मस्ट बी सर्व। सो बेसिक प्रीमाइस है सेक्शन 62 के असेसमेंट का कि सेक्शन 46 के अंडर नोटिस इश्यू करनी चाहिए, और यदि नहीं करते हैं तो ये ऑब्वियसली ये प्रोसीडिंग पूरा इनवैलिड कहा जाएगा। 2 सिनेरियो जैसा कि हमने देखा, 2 सिनेरियोज में असेसमेंट हो सकता है। यदि हम अंडर सेक्शन 39 मींस जीएसटीआर 3B और 3 ये रिटर्न यदि फाइल नहीं करते हैं, या फिर रिटर्न अंडर सेक्शन 45 जो कि है फाइनल रिटर्न, ये यदि हम फाइल नहीं करते हैं तो सेक्शन 62 के अंडर हमें हमारी असेसमेंट हो सकती है। एज पर सेक्शन 62 सबसेक्शन 2, if registered person furnishes a valid return within 30 days of the service of an assessment order, the same shall be deemed to have been withdrawn। काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। यदि रजिस्टर्ड पर्सन ने नोटिस या माफ करिएगा असेसमेंट ऑर्डर के 30 दिन के अंदर यदि वैलिड रिटर्न फाइल कर दिया हो, तो फिर ये असेसमेंट ऑर्डर shall be deemed to have been withdrawn, इसे विड्रॉ किया गया है ऐसा माना जाएगा। बट लायबिलिटी फॉर द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और लेट फी शैल कंटिन्यू। अब काफी इंपॉर्टेंट टर्म है वैलिड रिटर्न। आप यदि ऑब्जर्व करेंगे सबसेक्शन 1 में तो कहा गया है इफ रजिस्टर्ड पर्सन फेल्स टू फर्निश अ रिटर्न अंडर सेक्शन 39, और सबसेक्शन 2 में कहा गया है वैलिड रिटर्न। तो क्या रिटर्न और वैलिड रिटर्न में कोई फर्क है? यस, इसमें काफी फर्क है। वैलिड रिटर्न को डिफाइन किया गया है अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 117। इट मींस अ रिटर्न फर्निश्ड अंडर सेक्शन 39 सबसेक्शन 1 ऑन विच सेल्फ असेस्ड टैक्स हैज बीन पेड इन फुल। तो सेल्फ असेस टैक्स जो होगा मेरा
वो मैंने पूरा पे कर दिया है। अब इस पर मुझे एक क्वेरी पूछी गई थी, यदि मेरे 10 इनवॉइसेस मान लीजिएगा, एक महीने में मेरे 10 इनवॉइसेस है, मेरा लिक्विडिटी प्रॉब्लम है, मेरे पास कैश नहीं है टैक्स भरने को, तो 10 में से 8 टैक्स इनवॉइसेस की जो भी लायबिलिटी है वो मैं रिफ्लेक्ट करता हूं जीएसटीआर 3B में, और उतनी लायबिलिटी में पे कर देता हूं। ये मैं क्यों कर पा रहा हूं? क्योंकि 3B इज अ समरी रिटर्न, उसमें कोई इनवॉइस वाइज हमारी इंफॉर्मेशन हमें फर्निश नहीं करनी पड़ती है। तो इसके लिए मैंने 8 इनवॉइसेस की लायबिलिटी मैंने रिपोर्ट की और पेमेंट कर दिया। अब रजिस्टर्ड पर्सन का ये कहना है कि मैंने खुद सेल्फ असेस किया है कि मैं कितना टैक्स भर सकता हूं बिकॉज ऑफ माय जेन्युइन प्रॉब्लम, जो कि लिक्विडिटी प्रॉब्लम है, और मैंने ये लायबिलिटी 8 इनवॉइसेस की फुल पे कर दी। सो इज इट अ वैलिड रिटर्न? सो इसके ऊपर मेरा ऐसा मानना है, टू माय माइंड, दिस इज नॉट ए वैलिड रिटर्न। वैलिड रिटर्न मींस जो कि आपकी सेल्फ एसेस लायबिलिटी है। जो आपकी सेल्फ एसेस लायबिलिटी मतलब जो आप खुद एसेस करेंगे ऐसा नहीं है। जो जो जितने भी आपके इनवॉइसेस रहेंगे, जो कि आपकी फुल लायबिलिटी रहेगी और आप एडमिट कर रहे हो, वो लायबिलिटी आपको उसका पूरा पेमेंट यदि आप करते हैं तो उसी को ही वैलिड रिटर्न माना जाएगा। तो ये बहुत जरूरी चीज है। यदि हमने सिर्फ 8 इनवॉइसेस की लायबिलिटी यदि पे कर दी 10 इनवॉइसेस की जगह पे, तो इसे वैलिड रिटर्न नहीं कहा जाएगा, ऐसा मेरा ओपिनियन है। हम आगे बढ़ते हैं। सर्कुलर नंबर 129/48/2019, इसमें सेक्शन 62 में जो असेसमेंट होगी, इसका पूरा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर दिया गया है। जैसे कि हमने शुरुआत में देखा, सेक्शन 62 सबसेक्शन 1 ओवरराइड्स द सेक्शन 73 एंड सेक्शन 74। नॉन ऑब्स्टेंट क्लॉज से ये इसकी शुरुआत होती है। इसका मतलब ही ये है कि एक्शन कैन बी इनिशिएटेड अंडर दिस सेक्शन विदाउट इशूइंग शो कॉज नोटिस। लेकिन नोटिस कौन सी इशू की जाएगी? अंडर सेक्शन 46 इन फॉर्मेट जीएसटीआर 3A। तो जीएसटीआर 3A में आपको नोटिस इशू की जाएंगी। यदि आप वैलिड रिटर्न फर्निश करते हैं तो फिर असेसमेंट आपका नहीं होगा, या फिर यदि असेसमेंट आपका हो गया, ऑर्डर आ गया, और उसके 30 दिन के अंदर यदि आप वैलिड रिटर्न फर्निश कर देते हैं तो फिर आपका ये असेसमेंट माना जाएगा कि विड्रॉ कर लिया है। और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना भूल गया, और एक इंपॉर्टेंट चीज, ये रिटर्न और वैलिड रिटर्न ये दो अलग अलग टर्म दी गई है। और असेसमेंट ऑर्डर कब विड्रॉ की जाएगी? जब आप वैलिड रिटर्न फाइल करेंगे, ना कि रिटर्न अंडर सेक्शन 39 आप फाइल करेंगे। मतलब मीनिंग देयर बाय, यदि आप कोई नील रिटर्न, या फिर जैसा कि मैंने कहा कि 8 इनवॉइसेस की लायबिलिटी आप पे कर देते हो, it will be treated as a return under section 39, but it will not be treated as valid return as per section 2 clause 117. so इसमें ये फर्क करना हमें जरूरी है। मूविंग फर्दर, सेक्शन 67 इंस्पेक्शन, सर्च, सीजर एंड अरेस्ट। तो पहले हम इंस्पेक्शन की प्रोविजन देखेंगे जो कि दी है सेक्शन 67 सबसेक्शन 1 में। Where the proper officer not below rank of joint commissioner has reasons to believe that clause a taxable person has suppressed any transaction relating to supply of goods or services or both, or stock of goods in hand first, second, or has claimed input tax credit in excess of his entitlement second, or third reason, has indulged in contravention of any provision of this act or rules made thereunder to evade tax under this act. So clause A में 3 reasons दिए गए हैं। Now clause B, any person engaged in the business of transporting goods, or owner or operator or a warehouse or godown or any other place
is keeping goods which have escaped the payment of tax or has kept his accounts or goods in such manner as is likely to cause evasion of tax. So clause B में दो रीजन दिए गए हैं. यदि आप goods ऐसी जगह पे रखते हो so that to escape payment of tax, और या फिर आपके अकाउंट्स और गुड्स ऐसे स्थिति में आपने रखे हैं कि आप टैक्स इवेजन करने वाले हो. तो क्लॉज ए में 3 रीजंस दिए गए हैं, क्लॉज बी में 2 रीजंस दिए गए हैं. तो ऐसे स्थिति में प्रॉपर ऑफिसर में ऑथराइज इन राइटिंग अदर ऑफिसर ऑफ सेंट्रल टैक्स टू इंस्पेक्ट एनी प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द टैक्सेबल पर्सन or person engaged in the business of transportation of goods or owner of warehouse or operator of warehouse to inspect the premises of the business. अब इस सेक्शन का एनालिसिस यदि हम करते हैं तो जैसा कि मैंने कहा, टू इनिशिएट एक्शन प्रॉपर ऑफिसर मस्ट हैव अबव मेंशन रीजन टू बिलीव. क्लॉज ए में जो 3 रीजन दिए गए हैं या फिर क्लॉज बी में जो 2 रीजन दिए गए हैं, ये रीजन प्रॉपर ऑफिसर के पास होने चाहिए, तभी वो अंडर सेक्शन 67 सबसेक्शन 1 में इंस्पेक्शन की प्रोसीडिंग इनिशिएट कर सकता है. Invoking this section for a reason other than mentioned in clause A and clause B, the action shall be treated beyond the scope of this section. यदि इस रीजंस के अलावा वो एक्शन इनिशिएट करता है, ये सेक्शन इन्वोक कर देता है, तो ये एक्शन चैलेंज हो सकती है. टैक्स ऑफिशियल्स शैल सब्सटेंशिएट मेंस रिया, यानी कल्पेबल माइंड और गिल्टी माइंड जिसे हम कहते हैं, तो ये सब्सटेंशिएट करने की जिम्मेदारी ये टैक्स ऑफिसर की है. अब ये एक सेटल प्रिंसिपल है, यदि कोई इंटरप्रिटेशनल इशू है या फिर इंडस्ट्री कोई प्रैक्टिस फॉलो करती है विद अ बोनाफाइड बिलीफ, देन इट डज नॉट अमाउंट टू सप्रेशन. इसके ऊपर काफी सारे केस लॉज है. यदि एक इंटरप्रिटेशनल इशू है और यदि उस रीजन के हिसाब से आपने यदि टैक्स पे नहीं किया है, तो इसे सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स नहीं माना जाएगा. तो यदि ऐसे सिचुएशन में इंस्पेक्शन का ये एक्शन इनिशिएट होता है, तो हम अपने क्लाइंट को इस प्रकार से डिफेंड कर सकते हैं. नो कैन सेक्शन 67 सबसेक्शन 1 बी इन्वोक फॉर mere नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न. ये चीज काफी कॉमनली ऑब्जर्व की गई है कि यदि जीएसटीआर 3B या फिर कोई भी रिटर्न यदि फाइल नहीं होता है, तो डिपार्टमेंट के द्वारा सेक्शन 67 सबसेक्शन 1 के अंडर इंस्पेक्शन किया जा रहा है. तो क्या ये सही है? तो मेरे हिसाब से mere non filing of return cannot be the reason to believe that there is a suppression of any transaction to evade a tax. ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आपको कुछ रीजंस देता हूं. There may be a valid reasons for non filing of returns. For example, यदि किसी पर्सन को लिक्विडिटी प्रॉब्लम हो, उसके पास टैक्स भरने के लिए यदि कैश नहीं हो, और पोर्टल हमें अलाउ नहीं कर रहा है टू फाइल पेएबल रिटर्न. जैसा कि हमारा पहला ही एग्जांपल ले लीजिए, 10 इनवॉइसेस में मैं 8 इनवॉइसेस यदि पे करना चाहता हूं उसकी पर्टेनिंग की लायबिलिटी, लेकिन पोर्टल मुझे पेएबल रिटर्न फाइल करने का मुझे मौका नहीं देता या फिर पोर्टल अलाउ नहीं करता है. तो इसीलिए मैंने रिटर्न ही फाइल नहीं किया है, और मेरा इंटेंशन है कि मैं आगे चल के ये रिटर्न फाइल कर दूंगा, पूरी लायबिलिटी पे कर दूंगा. नॉन फाइलिंग ड्यू टू सच रीजन डज नॉट अमाउंट टू सप्रेशन ऑफ ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू सप्लाई. सो यदि मेरा लिक्विडिटी प्रॉब्लम है और जैसा कि मैंने कहा कि मैं पेएबल रिटर्न फाइल मैंने नहीं किया है, तो क्या इसे हम सप्रेशन कहेंगे? टू माय माइंड दिस इज नॉट अ सप्रेशन ऑफ एनी ट्रांजैक्शन. नो सेपरेट प्रोविजन टू इश्यू अंडर सेक्शन 46, जैसे हमने कहा गया, हमने देखा पहले
कि सेपरेट प्रोविजन दी गई है ऐसे नॉन फाइलर्स ऑफ रिटर्न के लिए अंडर सेक्शन 62। आप नोटिस अंडर सेक्शन 46 इशू कर सकते हैं, और फिर यदि कोई करेक्टिव एक्शन नहीं लिया गया तो आप असेसमेंट कर सकते हैं अंडर सेक्शन 62। तो जबकि स्पेसिफिक प्रोविजन दी गई है फॉर नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न के लिए, तो फिर आप सेक्शन 67 सब सेक्शन 1 क्यों इन्वोक कर सकते हैं? तो इस प्रकार से इस प्रोसीजर में हम चैलेंज कर सकते हैं, और ये हमें बहुत ही फायदेमंद रह सकता है। नो सेक्शन 62 सब सेक्शन 2 जो कि दी गई है सर्च एंड सीजर की प्रोविजन। तो हम प्रोविजन देखते हैं। वेयर अ टैक्स ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट कमिश्नर आइदर pursuant to inspection carried out under subsection 1, इंस्पेक्शन जो हो चुका है सबसेक्शन 1 के अंदर उसके हिसाब से, और अदरवाइज has reasons to believe that any goods liable to confiscation or any documents, books or things which in his opinion shall be useful for the or relevant for any proceeding under this act are secreted in any place. So first, goods liable to confiscation या फिर documents, books or things ये आपने कहीं पे छुपा के रखे हैं, are secreted in any place, then in such cases he may authorize in writing any other officer to search and seize, or may himself search and seize such goods, documents, books or things. So he must have reasons to believe, जैसे कि 2 रीजन यहाँ पे दिए गए हैं। तो एनालिसिस करेंगे इसका। It is important to reiterate that search and seizure can be done only if the proper officer have above mentioned reasons to believe, जो कि 2 रीजन हमने देखे। मोहित मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में गुजरात हाईकोर्ट ने मैं ले डाउन नहीं कहूंगा, बट ये क्लॉजेस अप्रिशिएट किए हैं दैट प्रॉपर ऑफिसर मस्ट हैव रीजंस टू बिलीव एज कंटेम्पलेटेड इन सेक्शन 67 सबसेक्शन 2, एंड in the absence of such reasons to believe, if such proceeding is carried out, then entire such proceeding are without the authority of law and hence invalid. So ये substantiate करने की जिम्मेदारी है डिपार्टमेंट की, उनके पास reasons to believe होने चाहिए, और यदि ऐसे reasons to believe उनके पास नहीं होते हैं तो ये पूरा प्रोसीडिंग विदाउट अथॉरिटी ऑफ लॉ यानी कि इनवैलिड माना जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन हम देखेंगे। सेक्शन 67 सबसेक्शन 3 कहता है नॉट रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट्स, बुक्स और थिंग्स मस्ट बी रिटर्न विद इन 30 days। सो ऐसे डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर रिलाई नहीं किया गया है या फिर बुक्स, तो उसे 30 दिन के अंदर डिपार्टमेंट ने रिटर्न कर देने चाहिए। Subsection 4 states about the powers in case of search and seizure. So subsection 4 states in case of search, officer shall have the powers to seal or break open the door or break open any almirah, electronic device or box etc. So subsection 4 कहता है सर्च में क्या पावर्स दी गई है ऑफिसर्स को, लेकिन जनरली ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि ऑफिसर्स इक्वेट कर देते हैं उनकी पावर्स को सर्च की पावर से। मतलब आते हैं सर्च करने बट इंस्पेक्शन की पावर्स के साथ उसको इक्वेट कर देते हैं। तो ऐसे में हमें ध्यान रखना चाहिए, ये प्रोसीजरल एस्पेक्ट हमें ध्यान में रखनी चाहिए। सबसेक्शन 5 में कहा गया है कस्टडियन ऑफ डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम हुज कस्टडी डॉक्यूमेंट्स आर सीज्ड shall be entitled to make copies thereof or take extracts. So custodian copies दे सकता है या फिर extracts ले सकता है जो भी documents seize हो चुके हो। Subsection 6 बोलता है good seized shall be released on provisional basis upon execution of bond or furnishing a security.
यदि आपने बॉन्ड या फिर इक्विवेलेंट सिक्योरिटी यदि फर्निश कर दी गई तो प्रोविजनल बेसिस पे जो भी गुड्स सीज किए गए हैं वो रिलीज कर दिए जाएंगे. Now time limit, very important. Subsection 7 states about the time limit. In case of seizure, if no notice is given within a period of 6 months or the further extended period of 6 months, goods shall be returned. So काफी important section है. यदि 6 महीने के अंदर आपको नोटिस, मतलब नोटिस अंडर सेक्शन 73-74 या फिर एक्सटेंडेड पीरियड, फर्दर एक्सटेंड पीरियड किया जाएगा 6 मंथ्स का, तो इसमें यदि आपको नोटिस नहीं दी गई तो आपको गुड्स रिटर्न करने पड़ेंगे. तो ये था हमारा सेक्शन 67. सेक्शन 67 में हमने देखा फर्स्ट इंस्पेक्शन, उसमें क्या क्या हो सकते हैं, रीजंस टू बिलीव क्या हो सकते हैं, एंड देन सेक्शन 67 which talks about search and seizure proceeding. Moving forward, now section 68, section 129 and section 130. ये तीनों सेक्शन हमें साथ में पढ़ने पड़ेंगे. एक में प्रोसीजर दिया गया है और अगले सेक्शन में पूरा प्रोसीडिंग दिया गया है, या फिर हम कह सकते हैं कि पिनल एक्शंस क्या क्या ले सकते हैं वो दिया गया है. तो तीनों सेक्शन हम साथ में पढ़ेंगे. फर्स्ट सेक्शन 68 which talks about inspection of goods in movement. Now, as per section 68, person in charge of the conveyance carrying on consignment value of exceeding a prescribed limit क्या prescribe किया गया है 50,000 rupees 50,000 for interstate movement, and as far as Maharashtra state is concerned and other few states are concerned, the intrastate limit is rupees 1 lakh. So if a person in charge is of conveyance carrying a consignment of a value exceeding this specified limit, he must carry invoice, bill of supply, delivery challan and e-way bill. So उसे person in charge को invoice, bill of supply और delivery challan as the case may be, और e-way bill in physical format or in any other format as may be prescribed, जैसा कि RFID devices वगैरह प्रिस्क्राइब किए गए हैं, तो ये कैरी करने चाहिए. एंड इफ सच कन्वेंस इज इंटरसेप्टेड, पर्सन इन चार्ज शाल प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स एंड अलाउ द इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स. और यदि ये कन्वेंस इंटरसेप्ट किया जाता है तो ये पर्सन इन चार्ज इसकी जिम्मेदारी है कि वो डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करे और गुड्स का इंस्पेक्शन अलाउ करे. अब देखते हैं सेक्शन 129. सेक्शन 129 टॉक्स अबाउट दी डिटेंशन, सीजर, रिलीज ऑफ गुड्स एंड कन्वेंस इन ट्रांजिट. सो क्या कहता है सेक्शन 129? एज पर सेक्शन 129, वेयर पर्सन ट्रांसपोर्ट्स एनी गुड्स और स्टोर्स एनी गुड्स व्हाइल दे आर इन ट्रांजिट in contravention of the provision of this act or rule made thereunder, such goods and conveyance shall be liable to detention or seizure and shall be released on the payment of tax and penalty as may be prescribed. So point to be noted, section 129 कब इन्वोक हो सकता है? यदि आप ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स करें या गुड्स स्टोर करें while they are in transit in contravention to the provision of this act, तभी ये सेक्शन 129 इन्वोक हो सकता है. पेनल्टी क्या दी गई है? यदि आपने कॉन्ट्रावेंशन किया है तो दो पार्ट में पेनल्टी डिवाइड की गई है. यदि इफ ओनर कम्स फॉरवर्ड, देन इन केस ऑफ टैक्सेबल गुड्स पेनल्टी शैल बी 100% of tax payable. In case of exempted good, it shall be 2% of value of goods or rupees 25,000 whichever is less. And if owner doesn't come forward, then in case of taxable goods penalty will be 50% of value of goods, and in case of exempted goods it will be 5% of value of goods or rupees 25,000 whichever is less.
और यदि आप इक्विवेलेंट सिक्योरिटी यदि फर्निश कर देते हो तो फिर आपके गुड्स रिलीज किए जा सकते हैं। ऑन पेमेंट all the proceeding in respect of notice under section 129 shall be concluded। यदि आप टैक्स प्लस पेनल्टी जो कि प्रिस्क्राइब की गई है उसका यदि पेमेंट आप कर देते हो तो ये नोटिस कंक्लूड की जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन 129 सबसेक्शन 6 जो प्रिस्क्राइब करता है टाइम लिमिट फॉर दी पेमेंट। तो कितना टाइम लिमिट दिया गया है? 14 डेज का टाइम लिमिट दिया गया है। ओरिजिनली जो कि 7 दिन का था, आफ्टर अमेंडमेंट ऑफ द एक्ट इट इज अमेंडेड टू दी 14 days। Otherwise, if payment is not done within the time limit of 14 days, then further proceedings under section 130 shall be initiated। So बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन सब सेक्शन 6 क्या कहता है? यदि आपने 14 डेज में पेमेंट नहीं किया गया तो ही फर्दर प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 130 शैल बी इनिशिएटेड। लेकिन बहुत सारे लोगों ने ये फेस किया गया होगा, क्या 14 डेज का टाइम लिमिट हमें अलाउ किया जाता है? क्या सेक्शन 129 की प्रोसीजर पूरी फॉलो की जाती है? हम फिर से देखेंगे। सेक्शन 130 पहले देख लेते हैं। सेक्शन 130 टॉक्स अबाउट कॉन्फिस्केशन ऑफ गुड्स और कन्वेंसेस एंड लेवी ऑफ पेनल्टी। तो कुछ सिचुएशन दी गई है, इस सिचुएशंस में सेक्शन 130 इन्वोक किया जाएगा। तो हम देखते हैं। इफ एनी पर्सन सप्लाइज और रिसीव्स एनी गुड्स इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी प्रोविजन, सेकंड, does not account for any goods on which he is liable to pay tax, third, supplies goods liable to tax without having applied to registration, fourth, contravenes provision of the act with an intention to evade tax, आगे, uses any conveyance for transportation of goods in contravention of the provision of the act and rules, then all such goods and conveyance are liable to confiscation and person shall be liable to penalty under section 122। so इस situations में section 130 इन्वोक किया जाएगा और उसे पिनलाइज किया जाएगा अंडर सेक्शन 122। अब ये तीनों सेक्शन का एनालिसिस करते हैं। फर्स्ट, इन केस ऑफ interception, person in charge shall produce documents as required। Section 129 can be invoked only where the person transports any goods or stores any goods while they are in transit in contravention of the provision of the act or rule made thereunder। मेरा कहने का तात्पर्य है कि सेक्शन 129 कब इन्वोक किया जाएगा? यदि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स या फिर स्टोरेज ऑफ गुड्स इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन यदि हो रहा है, जब वो ट्रांजिट में हो तभी सेक्शन 129 इन्वोक किया जाएगा। हेंस सेक्शन 129 इन्वोक नहीं किया जा सकता अंडर वैल्यूएशन या रॉन्ग क्लासिफिकेशन जैसे मामलों में, जो कि कॉमनली ऑब्जर्व किया गया है। यदि आपका HSN गलत है तो आपका व्हीकल इंटरसेप्ट किया जाता है, आपको पेनल्टी लगा दी जाती है। कुछ केसेस में देखा गया कि अंडर वैल्यूएशन के लिए भी सेक्शन 129 इन्वोक किया जा रहा है। लेकिन क्या ये सेक्शन 129 के स्कोप में है? टू माय माइंड इट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ सेक्शन 129। आगे देखते हैं। एज पर सर्कुलर नंबर 64/38/2018 GST, proceeding under section 129 may not be initiated। so specifically ये सर्कुलर एक इशू किया गया है 64 नंबर का, जिसमें कुछ माइनर डिस्क्रिपेंसीज दी गई है। यदि इस सिचुएशंस में आप होते हो, यदि ऐसी माइनर डिस्क्रिपेंसीज है तो आपको नॉर्मल पेनल्टी ऑफ ₹1000 आपको आपके ऊपर इंपोज की जाएगी।
तो हम देखते हैं कि क्या क्या सिचुएशन दी गई है। फर्स्ट, स्पेलिंग मिस्टेक इन द नेम ऑफ कंसाइनर और कंसाइनी बट द GSTN नंबर इज करेक्ट। सेकंड, एरर इन द पिन कोड बट द एड्रेस ऑफ कंसाइनर कंसाइनी इज करेक्ट। आपका पिन कोड गलत हो चुका है लेकिन आपका एड्रेस सही है, लेकिन इसके लिए इसे माइनर डिस्क्रिपेंसी माना जाएगा बट सब्जेक्ट टू एक कंडीशन। क्या कंडीशन है कि आपका जो पिन कोड में एरर हो चुका है दैट शुड नॉट लीड टू इंक्रीज इन द वैलिडिटी ऑफ द ई-वे बिल। यदि ऐसा आपका एरर है तो उसे माइनर डिस्क्रिपेंसी कहा जाएगा। Error in the address of consignee to the extent that the locality and other details of the consignee are correct. तो एड्रेस में एरर हो गया लेकिन लोकेलिटी एंड अदर डिटेल्स आर करेक्ट, तो इसे भी माइनर डिस्क्रिपेंसी कहा जाएगा। एरर इन 1 और 2 डिजिट ऑफ द डॉक्यूमेंट नंबर मेंशन इन द ई-वे बिल। सो यदि ई-वे बिल में जो भी आपका सपोर्टेड डॉक्यूमेंट है वो आपका इनवॉइस हो सकता है या फिर आपका डिलीवरी चलन हो सकता है, तो उसके 1 या 2 डिजिट में जो कि मेंशन किए गए हैं ई-वे बिल पे, उसमें यदि एरर है तो उसे भी माइनर डिस्क्रिपेंसी कहा जाएगा। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, एरर इन 4 और 6 डिजिट लेवल ऑफ HSN where the first 2 digits of the HSN are correct and the rate of tax mentioned is correct। क्या कहा गया है, यदि आपका 4 या 6 डिजिट लेवल HSN में से कोई भी 2 डिजिट HSN आपके कोई आपके डिस्क्रिपेंसी हो, आपके फर्स्ट 2 डिजिट करेक्ट हो और यदि आपने करेक्ट टैक्स रेट अप्लाई किया गया है तो इसे एक माइनर डिस्क्रिपेंसी कहा जाएगा। लेकिन जैसे कि हमने देखा कि क्या रॉन्ग क्लासिफिकेशन के लिए सेक्शन 129 इन्वोक हो सकता है। हमने ऑलरेडी देखा ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए एज पर सेक्शन 68, आपने डॉक्यूमेंट्स कैरी करने चाहिए, और यदि ये ट्रांसपोर्टेशन या स्टोरेज जब गुड्स इन ट्रांजिट हो वो कॉन्ट्रावेन करता है यदि किसी प्रोविजन को, तो सेक्शन 129 इन्वोक हो सकता है। हेंस रॉन्ग क्लासिफिकेशन के लिए सेक्शन 129 इन्वोक हो ही नहीं सकता है। हेंस इन माय ओपिनियन इन सच केसेस सेक्शन 129 कैन नॉट बी इन्वोक्ड। मतलब ये तो कोई डिस्क्रिपेंसी ही नहीं है, माइनर डिस्क्रिपेंसी तो दूर की बात। तो इस केस में हम ये चैलेंज कर सकते हैं कि ऐसे केसेस में सेक्शन 129 इन्वोक नहीं हो सकता है। एरर इन 1 और 2 डिजिट और कैरेक्टर्स ऑफ द व्हीकल नंबर, इसे भी माइनर डिस्क्रिपेंसी माना जाएगा, और ऐसे सब केसेस में पेनल्टी टू द ट्यून ऑफ 1000 रुपीज शुड बी इम्पोज्ड। सो माइनर डिस्क्रिपेंसीज के लिए ये सर्कुलर है। अब इस सर्कुलर को भी थोड़ा सा हम एनालाइज कर लेते हैं। तो जैसे कि हमने शुरुआत में देखा, इसकी शुरुआत होती है प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 128 मे नॉट बी इनिशिएटेड, वर्ड यूज किया गया है मे। तो बहुत सारे ऑफिसर्स एट देयर डिस्क्रिशन ये सर्कुलर फॉलो कर रहे हैं। वो उनका कहना है कि उनको ये सर्कुलर मैंडेट नहीं करता है फॉलो करना, और जहां भी ये सर्कुलर फॉलो हो रहा है उसमें क्या हो रहा है वो भी हम देखते हैं। आगे वर्ड यूज किया गया है प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 129 मे नॉट बी इनिशिएटेड इंटर अलिया इन फॉलोइंग सिचुएशंस। नाउ इंटर अलिया मीन्स अमंग अदर थिंग्स, इट मीन्स this list is illustrative in nature. It means there may be other situation which can be treated as the minor discrepancies. For example, situations like 1 digit of GST on invoice is incorrect. मैं क्या कह रहा हूं कि इनवॉइसेस जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है हमारा, उसमें GSTN नंबर इनकरेक्ट है। This may be default under another provision of the act, but क्या ये माइनर डिस्क्रिपेंसी हो सकती है? ये मैं क्यों कह रहा हूं? जब भी हम ई-वे बिल हम बनाते हैं तो GSTN नंबर हम अपडेट करते हैं, और जैसे ही हम GST नंबर अपडेट करते हैं ऑटो बैकअप हो जाती है इंफॉर्मेशन। तो ऐसे में यदि
ई वे बिल पर का नंबर, जीएसटी नंबर यदि गलत होता है तो क्या इंफॉर्मेशन ऑटो पॉपअप हो सकती है? मतलब ई वे बिल पे यदि जीएसटी नंबर करेक्ट है लेकिन इनवॉइसेस के ऊपर का एक डिजिट जीएसटीएन का उसमें कुछ एरर है, तो क्या इससे माइनर डिस्क्रिपेंसी माना जा सकता है? तो टू माय माइंड दिस शैल बी ट्रीटेड एज माइनर डिस्क्रिपेंसी। लेकिन जहां जहां भी ये थोड़ा बहुत ये सर्कुलर फॉलो हो रहा है, वहां पे ऑफिसर्स जो भी एनलिस्टेड रीजंस है या फिर जो भी एनलिस्टेड सिचुएशंस है उनके बाहर वो नहीं जा रहे हैं, और बाकी जो भी डिस्क्रिपेंसीज रहेंगे उनको माइनर डिस्क्रिपेंसीज ट्रीट नहीं कर रहे हैं। मूविंग फर्दर, जो कि हमने देखा सबसेक्शन 6 में टाइम लिमिट दिया गया है हमें 14 डेज का, एंड पेनल्टी प्रिस्क्राइब्ड एंड फेल्यूर ऑन सच पेमेंट देन ओनली सेक्शन 130 कैन बी इन्वोक्ड। लेकिन क्या हमें सेक्शन 14 का टाइम लिमिट दिया जा रहा है? तो बहुत सारी केसेस में देखा गया है कि 14 डेज का टाइम लिमिट भी दिया नहीं जा रहा है। फर्दर ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि सेक्शन 129 के प्रोसीजर फॉलो किए बिना सेक्शन 130 डायरेक्टली इन्वोक किया जा रहा है। और इसका भी एक तर्क दिया जा रहा है। क्या तर्क दिया जा रहा है? तो सेक्शन 129 और सेक्शन 130 बोथ स्टार्ट विथ नॉन ऑब्स्टेंट क्लॉज, मतलब नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस एक्ट। सो दोनों प्रोविजन ओवरराइडिंग प्रोविजंस है। सो तर्क ये दिया जा रहा है, जबकि ये ओवरराइडिंग प्रोविजंस है, सेक्शन 130 इन्वोक करने के लिए सेक्शन 129 की प्रोसीजर फॉलो करना जरूरी नहीं है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, जब भी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्टेशन किया जाएगा या फिर स्टोरेज किया जाएगा इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, सो ऐसे स्थिति में सेक्शन 129 का प्रोसीजर फॉलो करना जरूरी है। और यदि 14 डेज में टैक्स और पेनल्टी का पेमेंट नहीं किया जाता है तो ही सेक्शन 130 इन्वोक किया जा सकता है ऐसी सिचुएशंस में। सो डायरेक्टली सेक्शन 130 इन्वोक कर देना इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। सो ये प्रोसीजर भी हम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन 73 और सेक्शन 74, सबको पता है ये शो कॉज नोटिसेस के सेक्शंस है। सो इसे हम एक कंपैरेटिव एनालिसिस इसका करेंगे। सो कुछ सिचुएशंस प्रिस्क्राइब की गई है जिसमें शो कॉज नोटिसेस इशू की जा सकती है। सो सिचुएशंस आर वेयर टैक्स हैज नॉट बीन पेड और शॉर्ट पेड और इरोनियसली रिफंडेड और इनपुट टैक्स क्रेडिट्स रॉन्गली अवेल्ड और यूटिलाइज्ड। यहाँ पे हम नोट कर सकते हैं कि अर्लियर रिजाइम में सर्विस टैक्स एक्साइज में ये अवेल्ड एंड यूटिलाइज हो चुका था आफ्टर अमेंडमेंट, लेकिन जीएसटी में ये है अवेल्ड और यूटिलाइज। सो ऐसे सिचुएशंस में प्रॉपर ऑफिसर शाल सर्व अ नोटिस टू शो कॉज एज व्हाई पर्सन शुड नॉट पे अमाउंट एज स्पेसिफाइड इन द नोटिस अलोंग विद द इंटरेस्ट पेएबल। सो ऐसे स्थिति में शो कॉज नोटिस हमें इशू की जा सकती है। अब हम देखते हैं कि सेक्शन 73 में और सेक्शन 74 में कब कब नोटिस इशू की जा सकती है। सो इफ टैक्स हैज नॉट बीन पेड, शॉर्ट पेड, इरोनियसली रिफंडेड और आईटीसी wrongly availed or utilized by reason other than fraud, willful misstatement, suppression of the facts to evade tax. So basically अदर देन फ्रॉड रीजंस यदि हो तो सेक्शन 73 के अंडर हमें नोटिस इशू की जा सकती है। सेक्शन 70 फ्रॉड में अगर यदि फ्रॉड केसेस है तो अंडर सेक्शन 74 नोटिस इशू की जा सकती है। लेकिन डिपार्टमेंट मस्ट सब्सटेंशिएट दैट देयर इज इंटेंशन टू एवेड अ टैक्स टू इशू नोटिस अंडर सेक्शन 74। हम टर्म्स देखते हैं कि इसमें क्या क्या टर्म्स यूज किए गए हैं। फर्स्ट, फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट एंड सप्रेशन ऑफ द फैक्ट्स। यदि हम सर्विस टैक्स या एक्साइज लॉ का यदि हम
अध्ययन करें तो इसमें ये जो रीजंस दिए गए हैं और दो रीजंस थे एक्चुअली, एक था कोल्यूजन और दूसरा था रीजंस ऑफ द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ द एक्ट। सो ये दो टर्म्स जीएसटी में नहीं दिए गए हैं, सिर्फ ये तीन टर्म्स दिए गए हैं। सो इसे एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा सो दैट हमें डिफरेंस बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए। फॉर एग्जांपल, नोटिस अंडर सेक्शन 74 इज इश्यूड in case of tax not paid on inter unit transaction। सो मान लीजिएगा एक यूनिट मेरा महाराष्ट्र में है और एक यूनिट मेरा गुजरात में है। सो इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन यदि मेरे यूनिट में होते हैं तो इट इज अ सप्लाई और मुझे उस पर टैक्स पे करना जरूरी है। अब हम इमेजिन करते हैं ये सिचुएशन, यदि इसके लिए नोटिस अंडर अर्लियर टैक्स रिजिम इश्यू होती थी, यदि सर्विस टैक्स एक्सरसाइज में नोटिस इश्यू होती थी तो क्या होता था। अब हमें नोटिस इश्यू की गई है इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन के ऊपर। सो एक रीजन था कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ द एक्ट। सो यदि सर्विस टैक्स एक्सरसाइज में इसे कॉन्ट्रावेंशन माना जाता था और नोटिस अंडर सेक्शन 74 इश्यू की जा सकती थी। अब आते हैं हम जीएसटी में। यदि जीएसटी में नोटिस मुझे इश्यू करनी है तो मुझे डिपार्टमेंट को सब्सटेंशिएट करना पड़ेगा क्या, या एक तो ये केस फ्रॉड है या फिर विलफुल मिसस्टेटमेंट है या फिर सप्रेशन ऑफ द फैक्ट्स है। मीनिंग देयर बाय कॉन्ट्रावेंशन टू एनी प्रोविजन ऑफ द एक्ट, ये टर्म जीएसटी में नहीं है, इसीलिए उसमें तो उसे किसी अदर टर्म्स में इसे बिठाना पड़ेगा। फिर हम डिफेंस क्या ले सकते हैं कि इंटर यूनिट ट्रांजैक्शन इज अ रेवेन्यू न्यूट्रल एक्टिविटी। It means revenue neutral activity for department revenue as well as for taxable person। यदि taxable person tax पे करता था तो उसका दूसरा यूनिट उसका क्रेडिट ले लेता था। So it is a revenue neutral activity। Further, इसे suppression, willful misstatement या fraud भी नहीं कहा जाएगा। जो कि हम देख रहे हैं इसे फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट या सप्रेशन, इसमें वो सब्सटेंशिएट नहीं कर पा सकता है। क्यों? क्योंकि हम इसे सब्सटेंशिएट कर सकते हैं कि ये रेवेन्यू न्यूट्रल एक्टिविटी है, तो इसमें कोई फ्रॉड नहीं है, विलफुल मिसस्टेटमेंट नहीं है या फिर कोई सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स नहीं है। तो ये डिफेंस हम अपने क्लाइंट के लिए ले सकते हैं। सो ये था डिफरेंस सेक्शन 73 और सेक्शन 74 एंड अर्लियर टैक्स रिजिम। Moving forward, time limit to issue notice। So notice कब तक इश्यू कर सकते हैं? So under section 73, at least 3 months prior to the time limit to issue an order। And under section 74, so 3 months का 6 month किया गया है, at least 6 month prior to the time limit to issue order under section 74। Just a minute। Now section 73 के अंडर टाइम लिमिट टू इशू ऑर्डर दिया गया है 3 साल का। 3 साल, 3 years from the due date of furnishing annual return for the financial year to which such tax or ITC relates, or 3 years from the date of erroneous refund। तो इस 3 साल के दौरान आपको ऑर्डर इशू करना पड़ेगा डिपार्टमेंट को, और यही 3 साल का पीरियड सेक्शन 74 में हो जाता है 5 साल का। यदि हम इसे देखें ध्यान से तो इनडायरेक्ट टैक्सेशन में, मतलब जबकि मैं सर्विस टैक्स, एक्साइज और जीएसटी की बात करूं तो ये प्रोविजन फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया है। कौन सा प्रोविजन? टाइम लिमिट टू इशू एंड ऑर्डर। हालांकि ये प्रोविजन सर्विस टैक्स और एक्साइज रेजिम में भी था, बट वहां पे प्रिस्क्राइब किया गया था वेयर इट इज पॉसिबल टू डू सो। और हमें पता ही है कि कब पॉसिबल हो सकता है डिपार्टमेंट को विद इन टाइम लिमिट काम करना। सो ये बहुत ही जरूरी प्रोविजन थी। सो टाइम लिमिट दिया गया है ऑर्डर इशू करने के लिए भी। अब हम आते हैं पेनल्टी पार्ट के ऊपर। सेक्शन 73 में
दो प्रकार की, मतलब दो पार्ट में इसे डिवाइड किया जाएगा। फर्स्ट, यदि आप वॉलंटरी पेमेंट कर देते हैं या फिर नोटिस अंडर सेक्शन 73 इश्यू होने के 30 दिन के अंदर यदि आप टैक्स इंटरेस्ट इसका पेमेंट कर देते हैं तो आपको कोई भी पेनल्टी चार्ज नहीं की जाएगी। लेकिन इसके अलावा, मतलब यदि आप वॉलंटरी पेमेंट भी नहीं करते हैं या फिर नोटिस इश्यू होने के 30 दिन के अंदर भी पेमेंट नहीं करते हैं और आपका ऑर्डर कंफर्म हो जाता है, तो फिर आपका पेनल्टी कितना लगेगा? 10% ऑफ द टैक्स और ₹10,000 विच एवर इज हायर। सेक्शन 74 में आते हैं। सेक्शन 74 में भी वॉलंटरी पेमेंट का एक प्रोविजन दिया गया है, लेकिन यदि अंडर सेक्शन 74 आप कोई भी पेमेंट करते हैं तो आपको टैक्स प्लस इंटरेस्ट प्लस 15% पेनल्टी आपको चार्ज करेगी। तो हमने देखा है बहुत सारे केसेस में डिपार्टमेंट इंसिस्ट करता है कि आप पेनल्टी अंडर सेक्शन 74 पे करें। जब भी हम DRC 03 भरते हैं तो वहां पे लिस्ट आती है सेक्शन 73, 74। तो हमें ये बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि हम किस सेक्शन में टैक्स पे कर रहे हैं, वॉलंटरी भी अगर यदि पे कर रहे हैं तो किस सेक्शन में पे कर रहे हैं। व्हाई? क्योंकि हमें सेक्शन 74 में यदि हम पे करेंगे तो हमें पेनल्टी लग सकती है। और यदि आपने नोटिस अंडर सेक्शन 74 इश्यू होने के 30 दिन के अंदर यदि आपने टैक्स पे कर दिया तो आपको कितना पेनल्टी लगेगा? 25% ऑफ द टैक्स। और यदि 30 दिन के ऑर्डर इश्यू होने के अंदर आपने यदि पेमेंट कर दिया तो लेकिन आपकी पेनल्टी बढ़ के हो जाएगी 50% ऑफ द टैक्स। सो पेनल्टी के इस सेक्शन में भी कंसल्टेंट्स का रोल बहुत ही क्रूशियल हो जाता है। हमें देखना पड़ेगा कि हम कितनी कम से कम पेनल्टी ट्राई कर सकते हैं क्लाइंट के लिए। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, लास्ट सेक्शन, सेक्शन 75 सेक्शन 12 रीड विथ सेक्शन 79। ये सेक्शन लेना भी जरूरी है क्योंकि हमने जनरली ऑब्जर्व किया गया है कि सेक्शन 79 को मिस इंटरप्रिट करके बहुत सारे नोटिसेस इश्यू हो रहे हैं। आपने यदि देखा होगा मोर स्पेसिफिकली इंटरेस्ट की नोटिसेस जो भी आपने रिसीव की होगी वो अंडर सेक्शन 75 सबसेक्शन 12 रीड विथ सेक्शन 79 आपको इश्यू की गई होगी। सो देखते हैं इस सेक्शन में क्या है। सेक्शन 75 सबसेक्शन 12 talks about general provisions relating to determination of tax. Notwithstanding anything contained in section 73-74, it means it is a overriding provision, और show cause notice issue करना under section 73-74 is not necessary, where any amount of sale passage tax in accordance with the return furnished under section 39 remains unpaid, either wholly or partly, or any amount of interest payable on such tax remains unpaid, then the same shall be recovered under section 79. So कहा गया है कि कोई भी सेल पैसेज टैक्स आपका हो और आपने वो अनपेड हो तो उसकी रिकवरी की जा सकती है अंडर सेक्शन 79। सेक्शन 79 में कुछ मोड्स दिए गए हैं। इट टॉक्स अबाउट रिकवरी ऑफ टैक्स। तो कुछ मोड्स दिए गए हैं वेयर एनी अमाउंट पेएबल बाय पर्सन अंडर दिस एक्ट और रूल्स इज नॉट पेड, देन द प्रॉपर ऑफिसर शैल प्रोसीड टू रिकवर द अमाउंट बाय वन और मोर द मोड्स प्रिस्क्राइब्ड। सो क्या क्या मोड्स दिए गए? मान लीजिएगा यदि आपको टैक्सेबल पर्सन को कोई रिफंड देना हो तो रिफंड में से ये डिमांड रिकवर की जा सकती है, या फिर आपके कोई गुड्स आपके डिटेन किए जा सकते हैं और वो सेल कर दिए जा सकते हैं। तो इस प्रकार से कुछ मोड्स दिए गए अंडर सेक्शन 79 टू रिकवर टैक्स। अब हम यदि इसका एनालिसिस करते हैं, सो सेक्शन जैसा कि हमने ऑलरेडी देखा, विदाउट इनिशिएटिंग रिकवरी, ये रिकवरी इनिशिएट करने के लिए शो कॉज नोटिस इशू करना जरूरी नहीं है क्योंकि प्रोविजन स्टार्ट होती है नॉन ऑब्स्टेंट क्लॉज से। देन ऑल द इंटरेस्ट रिकवरी, जैसा हमने देखा कि इंटरेस्ट स्पेसिफिकली इंटरेस्ट रिकवरी के लिए ये सेक्शन इन्वोक किया जा रहा है। तो हम देखते हैं इसकी वैलिडिटी, इन नोटिसेस की वैलिडिटी।
जैसा कि हमने देखा सेक्शन 75 सब सेक्शन 12 का स्कोप इज कन्फाइंड टू अनपेड सेल पैसेज टैक्स। सो जो भी सेल पैसेज टैक्स होगा या फिर जो टैक्स मैंने टैक्सेबल पर्सन ने एडमिट किया होगा, और यदि वो अनपेड रहता है तो ही डिपार्टमेंट एक्शन इनिशिएट कर सकता है अंडर सेक्शन 79 टू रिकवर टैक्स और इंटरेस्ट on account of quantification by department where department has some reasons to believe, then he shall issue a notice under section 73-74 to follow principle of national justice. So यदि meaning thereby यदि डिपार्टमेंट के पास कुछ कोई रीजन हो कि या टैक्स पे किया गया नहीं या फिर शॉर्ट पे किया गया है, तो डिपार्टमेंट को नोटिस इशू करना चाहिए अंडर सेक्शन 73 और सेक्शन 74। यही व्यू अपहेल्ड किया गया है कर्नाटका हाई कोर्ट द्वारा इन केस ऑफ एलसी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स फाइनेंस लिमिटेड, माफ कीजिएगा, एलसी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की केस में। और रिसेंटली मतलब 21 अप्रैल 2020 को एक डिसीजन प्रोनाउंस किया गया है झारखंड हाईकोर्ट द्वारा इन केस ऑफ महादेव कंस्ट्रक्शन कंपनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि ये सेक्शन 75 सब सेक्शन 12 रीड विथ सेक्शन 79 का स्कोप डिफाइन करता है। क्या स्कोप है कि ये सेक्शन तभी एप्लीकेबल हो सकता है जब सेल पैसेज टैक्स अनपेड हो। तो इसीलिए इंटरेस्ट रिकवर करने के लिए यदि डिपार्टमेंट को नोटिस इशू करना है तो कंपल्सरीली उसे अंडर सेक्शन 73 और सेक्शन 74 नोटिसेस इशू करना चाहिए। ये जो झारखंड हाईकोर्ट का जो प्रोनाउंसमेंट हुआ है हाल ही में, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन इसमें दिए गए हैं। इसके ऊपर हम एक अनदर वीडियो, एक अलग वीडियो बनाएंगे क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन है। सो विद दिस नोट I would end my deliberation here. Thank you for your patient listening. Have a good day. Thank you.